स्वागत है आप सभी का। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका कि नाम है नर युग्मकोद्भिद का विकास। इसे लघु युग्मक जनन भी कहा जाता है, यानी कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका कि नाम है नर युग्मकोद्भिद का विकास। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि नर युग्मकोद्भिद है क्या। अंकुरित पराग कण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ये देखिए, अंकुरित पराग कण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि अंकुरित पराग कण जो है उसी को हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। अगला पॉइंट देखिए, पराग कणों से नर युग्मकों के बनने को लघु युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि जो अपने इस प्रोसेस का दूसरा नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये क्या है, लघु युग्मक जनन क्या है? तो देखिए, पराग कणों से नर युग्मकों के बनने को लघु युग्मक जनन कहा जाता है, यानी कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इसका दूसरा नाम है। नर युग्मकोद्भिद के विकास को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। वो इसलिए कि पराग कणों से नर युग्मकों का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को ही लघु युग्मक जनन कहा जाता है। परागकण को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है, यानी कि जो पॉलिन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। नर युग्मकोद्भिद का विकास या लघु युग्मक जनन की प्रक्रिया सामान्यतः परागकोश में ही होती है, यानी कि यह जो प्रक्रिया है कि जिससे नर युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा है या जिसे लघु युग्मक जनन भी कहा जाता है, यह कहाँ होती है? पुंकेसर के परागकोश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नर युग्मकोद्भिद के विकास को दो चरणों में बांटा गया है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है उसको हम दो चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा परागण पूर्व परिवर्धन और दूसरा परागण पश्च परिवर्धन। तो देखिए, दो भागों में इस पूरी प्रक्रिया को हम बांटेंगे, जिसमें परागण पूर्व परिवर्धन और सेकंड परागण पश्च परिवर्धन। दो चरणों में हमने इस पूरी प्रक्रिया को बांट करके हम समझेंगे। परागण पूर्व का मतलब कि परागण होने से पहले नर युग्मकोद्भिद में क्या क्या परिवर्धन यानी कि विकास होता है उसको समझेंगे। और परागण पश्च परिवर्धन का तात्पर्य है कि परागण क्रिया होने के पश्चात वर्तिकाग्र पर उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। देखिए, नर युग्मकोद्भिद के विकास में लघु बीजाणु जनन में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि यह घटना जो घटेगी यानी कि जो विकास होगा उसमें लघु बीजाणु यानी परागकण में 2 बार समसूत्री विभाजन होगा। तो आपको ये याद रखना है कि पहला समसूत्री जो विभाजन है वह समसूत्री विभाजन लघु बीजाणु कोशिका में होगा और जो दूसरा समसूत्री विभाजन है वह होगा जनन कोशिका में, यानी कि दूसरा समसूत्री विभाजन कहाँ हो रहा है? जनन कोशिका में। प्रारंभ में परागकण का केंद्रक केंद्र में स्थित होता है, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि अब परागण पूर्व परिवर्धन की जो प्रक्रिया है अब हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि अब उसको समझेंगे कि प्रारंभ में परागकण का केंद्रक केंद्र में स्थित होता है। कुछ समय पश्चात कोशिका में उपस्थित छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिल करके एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं, जिससे केंद्रक परिधि में आ जाता है। यानी कि जब अब तक जो केंद्रक केंद्र पर ही स्थित था, अब वह केंद्रक कहाँ आ गया? परिधि में, यानी कि केंद्रक कहाँ जाता है? परिधि पर चला जाता है। और यह केंद्रक इससे पहले कहाँ स्थित था? केंद्रक केंद्र में स्थित होता है, जो रिक्तिकाओं के बनने के कारण केंद्रक परिधि पर आ जाता है। देखिए, परागकण के केंद्रक से समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं, यानी कि परागकण का जो केंद्रक था जो कि अभी तक केंद्र में था अब वह साइड में है, क्योंकि रिक्तिकाएं बन गई। एक बड़ी रिक्तिका बनने से वह कहाँ आ गया? साइड में आ गया।
अब उसी केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ, उस समसूत्री विभाजन से क्या हुआ, दो केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बने, एक केंद्रक से दो केंद्रक बने। अब जो बड़ा केंद्रक है उस बड़े केंद्रक को कायिक नलिका केंद्रक तथा छोटा जो केंद्रक है उसको जनन केंद्रक कहा जाता है। यानी कि जो बड़ा केंद्रक है उसको आप कहेंगे कायिक नलिका केंद्रक और जो छोटा केंद्रक है उसको जनन केंद्रक कहा जाता है। तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन होता है। यानी कि सबसे पहले तो केंद्रक का विभाजन हुआ, जैसे दो केंद्रक बने, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा केंद्रक हमारा जनन केंद्रक कहलाता है जबकि बड़ा केंद्रक कायिक नलिका केंद्रक कहलाता है। अब उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और यह विभाजन कैसा होगा बच्चों, असमान होगा। असमान का तात्पर्य होगा कि एक तरफ ज़्यादा और दूसरी तरफ कम, जिससे क्या होगा कि दो असमान कोशिकाएं बनेंगी। क्योंकि कोशिका द्रव्य का जो विभाजन हुआ है वो कैसा है, असमान है, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि एक कोशिका छोटी और एक कोशिका बड़ी बनती है। तो देखिए इसमें इनमें से छोटी कोशिका जनन कोशिका तथा बड़ी कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है। आपने अभी समझा कि दो कोशिकाएं बनी क्योंकि कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन हुआ। उस असमान विभाजन से दो कोशिकाएं बनी, जो एक छोटी थी और एक बड़ी थी। उनमें से जो छोटी कोशिका है उस छोटी कोशिका को हम कहते हैं जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका है और बड़ी कोशिका कहलाती है कायिक कोशिका। यह हमारी कायिक कोशिका है बड़ी, और छोटी कहलाएगी जनन कोशिका। जनन कोशिका के चारों ओर, यानी कि जो छोटी कोशिका है ये जनन कोशिका के चारों ओर कैलोस की परत होती है। यानी कि कैलोस की इसके चारों ओर परत है जो परागकोश की भित्ति से जनन कोशिका को अलग करने में मदद करती है। यानी कि जनन कोशिका के चारों ओर कैलोस की परत होती है जो इस कोशिका को परागकोश की भित्ति से जनन कोशिका को अलग करने में सहायता करती है। यानी जनन कोशिका को ये कैलोस की परत सहायता करती है परागकोश की भित्ति से पृथक होने में। अब अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट यह कहता है कि 60% एंजियोस्पर्म में, यानी कि 60% आवृतबीजी पादपों में दो कोशिकीय अवस्था में ही परागकण परागकोश से बाहर आ जाते हैं। यानी कि दो कोशिकीय अवस्था का तात्पर्य क्या हुआ कि दो कोशिकाएं थी, एक जनन कोशिका और दूसरी थी कायिक कोशिका। तो यह जो दो कोशिकीय अवस्था है यह 60% आवृतबीजी पादपों में, यानी कि अधिकतर आवृतबीजी पादपों में परागकोश स्फुटन के बाद जब परागकण बाहर आते हैं तो वह दो कोशिकीय अवस्था में आ जाते हैं। उनमें एक जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका होती है। परागकोश जबकि 40% एंजियोस्पर्म में तीन कोशिकीय अवस्था में बाहर आते हैं परागकण। यानी कि 60% में तो आपने देखा कि दो कोशिकीय अवस्था में परागकोश से बाहर आते थे परागकण, जबकि 40% में कैसे आ रहे हैं, तीन कोशिकीय अवस्था में। अब इस डायग्राम को आप समझेंगे। देखिए क्या कहता है ये डायग्राम कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो परागकण है, परागकण का केंद्रक केंद्र में स्थित होगा। डायग्राम नंबर ए देखिए, परागकण का केंद्रक आप देख रहे हैं ये केंद्र में स्थित है। अब क्या होगा कि इसमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिल करके एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेंगी। ये रिक्तिका आप देख पा रहे हैं, बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेंगी, जिससे इस बड़ी रिक्तिका के बनने से क्या होगा कि यह जो केंद्रक है, यानी कि ये जो केंद्रक है ये कहाँ स्थित हो जाएगा, परिधि की ओर। ये केंद्रक चला गया परिधि की ओर। अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से क्या होगा, इस समसूत्री विभाजन से केंद्रक विभाजित होगा। ये देखिए अब माइटोसिस और केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन से दो केंद्रकों का निर्माण होगा और उनमें से एक केंद्रक छोटा और एक बड़ा होगा। जो छोटा केंद्रक है वह हमारा क्या है, जनन केंद्रक, और जो बड़ा केंद्रक है उसको हम कहते हैं कायिक केंद्रक। अब देखिए यानी कि एक बार केंद्रक विभाजन हुआ जिससे दो केंद्रक बन जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अब केंद्रक विभाजन के पश्चात
समसूत्री विभाजन में दूसरी घटना ये होगी कि अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ये देखिए, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, असमान रूप से होगा। तो जिससे क्या होगा, दो कोशिकाएं बनेंगी। तो आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है, जिससे दो कोशिकाएं बन रही हैं। ऊपर है, ऊपर वाली जो ये कोशिका है, ये कैसी है, छोटी कोशिका है, तो जिसको हमने कहा जनन कोशिका। और दूसरी ये कोशिका, ये जो कोशिका है अपनी, ये है आपकी कायिक कोशिका, यानी कि ये कायिक कोशिका। अब देखिए, कायिक कोशिका बड़ी कोशिका है, जबकि जनन कोशिका छोटी कोशिका है। ये रहा इसका डायग्राम। ये देखिए, दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, पहली जनन कोशिका और नीचे जो है उसकी कायिक कोशिका है। तो देखिए, डायग्राम नंबर ए से डी तक जो परिवर्तन आपको बताया गया है कि परागकण में दो कोशिका बन चुकी हैं, यह है अपना परागण पूर्व परिवर्तन, यानी कि डायग्राम नंबर ए टू जेड क्या प्रदर्शित करते हैं, परागण पूर्व परिवर्तन, यानी कि ए से लेकर के जेड तक आपका परागण पूर्व परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। अब आगे का जो परिवर्तन होगा वो कहाँ होगा, परागण की क्रिया होने के पश्चात होगा। अब आगे क्या घटनाएं घटती हैं वे समझेंगे। परागण पश्च परिवर्तन वर्तिकाग्र की सतह पर होता है, यानी कि परागण के पश्चात जो भी परिवर्तन होगा वह कहाँ होगा, वर्तिकाग्र पर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पार्ट पर होगा, वर्तिकाग्र की सतह पर होता है। जनन कोशिका परागकोश की भित्ति से अलग होकर तर्कुकार जनन कोशिका बन जाती है, यानी कि जो जनन कोशिका थी, जो छोटी कोशिका थी, परागकोश की भित्ति से अलग होकर कैसी हो जाती है, तर्कुकार बन जाती है। और कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से मुक्त होकर तैरने लगती है, यानी कि जो जनन कोशिका थी अब वो क्या होगी, कैलोस की सहायता से क्या होगा, पृथक हो जाएगी परागकोश की भित्ति से, जो कि कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरने लगेगी। देखिए, अब ये डायग्राम है अपने परागण पश्च परिवर्तन के, यानी कि डायग्राम नंबर ई से लेकर के एफ तक जो आप देखेंगे, एच तक, ये दोनों डायग्राम, ये चारों डायग्राम जो हैं ये प्रदर्शित करते हैं परागण पश्च परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। अब देखिए, क्या हुआ कि दो कोश की अवस्था बन चुकी थी, जिसमें से क्या हुआ कि जो जनन कोशिका थी, उस जनन कोशिका ने अपने आप को परागकोश की भित्ति से अलग किया और वह कैसी कोशिका बन गई है, तर्कुकार कोशिका बन गई है। और कुछ समय पश्चात यह कोशिका, जो तर्कुकार कोशिका थी यानी कि जनन कोशिका, अब यह पृथक हो जाती है और स्वतंत्र रूप से कहाँ जाती है, कायिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, यानी कि ये जो बड़ी कोशिका दिख रही है आपको, ये जो बड़ी कोशिका है ये कौन सी है, ये कायिक कोशिका है। और इसके इस कोशिका द्रव्य में ये तर्कुकार जनन कोशिका मुक्त रूप से, यानी कि स्वतंत्र रूप से क्या करने लगती है, तैरने लगती है। अब देखिए कि इसके मुक्त रूप से तैरने के पश्चात क्या होगा, अब पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका कहाँ से निकलेगी, परागकण के जर्मपोर से, यानी कि जो जनन छिद्र हैं उनसे पराग नलिका निकलती है। तो पराग नलिका जैसे ही निकलती है तो देखिए, इस कायिक कोशिका का जो केंद्रक है, ये केंद्रक है इस कायिक कोशिका का, और ये कोशिका है आपकी जनन कोशिका। तो जैसे ही पराग नलिका बनती है, यानी कि ये देखिए पराग नलिका बनी, तो इस कोशिका का केंद्रक यानी कि कायिक कोशिका का केंद्रक इस कोशिका के सिरे पर आ जाता है, यानी कि यहाँ देखिए कहाँ आ जाता है, पराग नलिका के सिरे पर कायिक कोशिका का केंद्रक आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कायिक केंद्रक, यह कायिक केंद्र कौन सा है, ये कायिक कोशिका का केंद्रक है जो यहाँ इस पराग नलिका के सिरे पर आ चुका है, और इसके पीछे से इस कोशिका का कोशिका द्रव्य भी आ जाता है।
अब बचती है तर्कुकार जनन कोशिका। अब देखिए इस जनन कोशिका में जो तर्कुकार जनन कोशिका है, इसमें एक बार पुनः क्या होगा, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होगा। किस में होगा? इस जनन कोशिका में, जिससे दो युग्मकों का निर्माण होगा। यानी कि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ। पहला समसूत्री विभाजन कहाँ हुआ था? लघु बीजाणु में, यानी कि परागकण में शुरुआत में ही एक समसूत्री विभाजन हुआ जिससे दो केंद्रकों का निर्माण हुआ। और अब जो दूसरा समसूत्री विभाजन हो रहा है वह कहाँ हो रहा है? वह हो रहा है जनन कोशिका में। यानी कि ये क्या है? जनन कोशिका है। जनन कोशिका में माइटोसिस हो रहा है। अब समसूत्री विभाजन से क्या होगा? इस समसूत्री विभाजन से दो अचल नर युग्मकों का निर्माण होगा। यानी कि ये देखिए दो अचल नर युग्मक बनेंगे। अब यह जो अवस्था है यह परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो आप याद रखेंगे कि परिपक्व नर युग्मकोद्भिद 3 कोशिकीय अवस्था होता है। अब देखिए इसमें इस डायग्राम में आपको क्या क्या शो हो रहा है। सबसे आखिर वाले डायग्राम में देखिए कि 2 आपको नर युग्मक दिख रहे हैं और इसी के साथ आपको कायिक केंद्रक दिख रहा है, जो कि कायिक केंद्रक, इसको नलिका केंद्रक भी कहा जाता है। यह कायिक केंद्रक बीजांड तक जाते जाते विलुप्त हो जाता है और आखिर तक कौन से नर युग्मक पहुँचते हैं? जो जनन कोशिका से बने हैं, ये आखिर तक पहुँचते हैं और निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दोनों युग्मक अलग अलग प्रकार से निषेचन भाग करते हैं, यानी इसलिए आवृतबीजीय पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। यहाँ तक आपको ये समझना है कि किस प्रकार जनन कोशिका से युग्मकों का निर्माण हुआ है। तो आपने देखा कि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मकों का निर्माण हुआ। अब इसको आप समझते हैं। ये देखिए कि वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने पर, जो डायग्राम अभी आपने देखे हैं, अब उसको एक बार यहाँ से समझ लीजिए। ये जो डायग्राम आपने देखे थे यहाँ से, कि वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने पर अंतःचोल पराग नलिका के रूप में जनन छिद्रों से बाहर आ जाती है। यानी कि आपने देखा कि जैसे ही वर्तिकाग्र पर क्या पहुंचे, परागकण जैसे ही पहुंचे तो उसने क्या किया कि पराग नलिका बनी और पराग नलिका बाहर आ गई। यानी कि कहाँ से? अंतःचोल से पराग नलिका, अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। इस पराग नलिका के बनने पर सर्वप्रथम कायिक केंद्रक, यानी कि जैसे ही पराग नलिका बनी तो आप देख रहे हैं कि कायिक केंद्रक जो था, यानी कि ये केंद्रक कहाँ हो गया? तुरंत उस कोशिका, उस पराग नलिका के सिरे पर आ जाता है। यानी कि यह कहाँ गया? सिरे पर आ गया। जो कायिक केंद्रक था पराग नलिका के बनने पर पराग नलिका के सिरे पर आ जाता है और उसके पीछे से आप देख पा रहे हैं उसका कोशिका द्रव्य भी आ जाता है। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कोशिका द्रव्य और कायिक केंद्रक है, जिसके पीछे उसका कोशिका द्रव्य है और आगे कायिक केंद्रक है। अब देखिए जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक बनते हैं जो पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। 2 नर युग्मक किससे बने? जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से। तो ये देखिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन ये हुआ और जिससे 2 नर युग्मकों का निर्माण हुआ है। अब देखिए परिपक्व नर युग्मकोद्भिद 3 कोशिकीय अवस्था है। यानी कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि परिपक्व नर युग्मकोद्भिद 3 कोशिकीय अवस्था होता है। अगला पॉइंट, पॉलन विद पॉलन ट्यूब, यानी कि पॉलन विद पॉलन ट्यूब हैविंग 3 न्यूक्लियाई। जो परागकण है, जो परागकण यानी कि जिसमें पराग नलिका विकसित हो चुकी होती है, उसमें कितने होते हैं? 3 न्यूक्लियाई होते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद ये रखना है कि वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करती है। अगला पॉइंट, कायिक कोशिका बीजांड तक आते आते नष्ट हो जाती है। यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो कायिक कोशिका थी, जो कायिक केंद्रक था, वो बीजांड तक आते आते क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो आखिर तक तो गैमीट्स ही पहुंच पाते हैं
जो बनते हैं जनन कोशिका के द्वारा। अब देखिए ये इस पूरी घटना का डायग्राम है। अब आप एक बार इन्हें समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले आपने देखा कि केंद्रक केंद्र पर स्थित है। उसके पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पर रिक्तिका का निर्माण हुआ, ये रिक्तिका है, और इस रिक्तिका के निर्माण से केंद्रक कहाँ चला गया, साइड में चला गया। अब उस केंद्रक में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे समसूत्री विभाजन से दो केंद्रकों का निर्माण हुआ। ये जो आप केंद्रक देख पा रहे हैं, एक इसमें है जनन केंद्रक और दूसरा है कायिक केंद्रक। अब इस केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। कोशिका द्रव्य विभाजन से दो कोशिकाएं बनी, जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका, यानी कि दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। जनन कोशिका के चारों ओर कैलोस परत होती है। अब देखिए, अब डायग्राम नंबर ई को देखेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखिए परागण के बाद आगे का परिवर्धन वर्तिकाग्र की सतह पर होता है, यानी कि जब परागण की प्रक्रिया हो गई तो वो आगे का परिवर्तन कहाँ होगा, वर्तिकाग्र की सतह पर। अब देखिए, अब ये दो कोशिका ये जो दो ऊपर कोशिकाएं बनी हैं, जनन कोशिका और कायिक कोशिका, इस दो कोशिकीय अवस्था में परागकण पराग कोश से बाहर आ जाते हैं 60% आवृतबीजी पादपों में, यानी कि 60% आवृतबीजी पादपों में पराग कोश से परागकण कब बाहर आते हैं, इस दो कोश की अवस्था में। अब देखिए परागण पश्च परिवर्तन, यानी कि डायग्राम नंबर ई। इसमें क्या हुआ कि जो कोशिका थी तर्कुकार कोशिका रूप में बदल गई, यानी कि जनन कोशिका का रूप यहाँ पर हो गया है तर्कुकार। ये देखिए तर्कुकार कोशिका, और ये धीरे धीरे क्या हुआ, अलग हो गई परागकोश की भित्ति से, और यह इस कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरने लगी। और फिर जब पराग नलिका का निर्माण हुआ तो इस कायिक कोशिका का ये केंद्रक इसके सिरे पर आ गया, और इसके पीछे से आप देख रहे हैं इसका कोशिका द्रव्य भी है। जबकि जो जनन कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, ये इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे दो नर युग्मक बने और नीचे इसके ये देखिए कायिक केंद्रक है और दो अचल नर युग्मकों का निर्माण हुआ। यह 3 परिपक्व नर युग्मकोद्भिद 3 कोशिकीय अवस्था होता है, यानी कि ये परिपक्व नर युग्मकोद्भिद है जो 3 कोशिकीय अवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।